आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन ठाकुर। ये इवनिंग न्यूज पॉडकास्ट है दिन भर। तारीख है आज 16 फरवरी, दिन है मंगलवार। दिन तो क्या है, अब तो खैर शाम हो चुकी है। तो इस पॉडकास्ट में हम दिन ढलने के बाद लाते हैं दिन भर की खबरें और कुछ ऐसी खबरें भी जिन पर थोड़ा सा ठहर कर बात करने की जरूरत है। तो पहले जान लेते हैं कि किन खबरों पर बात करेंगे हम। यूपी में बीजेपी राजभर समुदाय को कैसे खुश करने में जुटी है और उसकी इस कवायद से कौन नाराज है, बताएंगे। फिर पुदुचेरी में कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ गई है, उसकी बात होगी। राजस्थान की जेलों में एक बड़ा नियम बदला है, बेहद दकियानूसी था वो, तो उसी के बहाने जेल के अंदर की कुछ बात छेड़ेंगे। काफी इंटरेस्टिंग है, सुनिएगा। और आखिर में चेन्नई टेस्ट की बात भी होगी, जिसमें टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली है, हिसाब बराबर कर लिया है। तो बड़ी दिलचस्प चर्चा है, वो भी सुनिएगा। लेकिन सबसे पहले हेडलाइन सुनते हैं प्रतीक वाघमारे से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नए कृषि कानूनों के जरिए होने वाले लाभ के अलावा यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। मध्य प्रदेश के सीधी में आज एक बड़ा बस हादसा हुआ, जिसमें अभी तक कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है। सीधी से सतना जा रही बस सुबह के वक्त नहर में गिर गई, जिसमें करीब 50 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के तहत मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। पुडुचेरी में 4 कांग्रेसी विधायक ए जॉन कुमार, मल्लदी कृष्ण राव, नमीचिवम और थिपिनदान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार संकट में आ गई है। इन विधायकों के इस्तीफे के साथ ही सदन में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकुला भूमि घोटाले मामले में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शामिल है। आरोप है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को करीब 30 करोड़ रुपए में 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को गलत तरीके से आवंटित किया गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस एम रामा जोइस का 88 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। जोइस के निधन पर पीएम मोदी ने संवेदना प्रकट की है। जोइस बिहार, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में धमाका होने से 30 तालिबानी लड़ाकों की मौत हो गई है। अफगान नेशनल आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि मारे गए लोगों में 6 विदेशी भी थे। ये हादसा 13 फरवरी की सुबह हुआ, जिस वक्त मस्जिद में तालिबानी लड़ाकों को बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 317 रनों से जीत लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। इसके अलावा आर अश्विन ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। 11वीं सदी में एक राजा हुए सुहेलदेव पासी। बहराइच और श्रावस्ती के इलाके में उनका शासन हुआ करता था। उन्हें खास तौर पर याद किया जाता है एक युद्ध की वजह से। 1033 में कोडियाला नदी के तट पर यह जंग लड़ी गई। जंग हुई थी महाराजा सुहेलदेव और महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी के बीच। सुहेलदेव इसमें जीते थे और उन्होंने गाजी को मार डाला था। तो आज ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? वो इसलिए क्योंकि आज ही के दिन महाराजा सुहेलदेव का जन्मदिन होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसी मौके पर यूपी के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। 40 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा लगनी है वहां उनकी, और एक म्यूजियम भी बनेगा। इसके अलावा सुहेलदेव के नाम से बनाए गए एक मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी पीएम ने किया। और ये सब कुछ जो उन्होंने किया वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। तो प्रधानमंत्री ने इस मौके पर संबोधन भी किया और कहा कि महाराजा को इतिहास में वो जगह नहीं मिली जिसके कि वो हकदार थे। तो वो सुनाता हूं मैं क्या बोले। भारत का इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो देश को गुलाम बनाने वालों, गुलामी की मानसिकता के साथ इतिहास लिखने वालों ने लिखा। भारत का इतिहास वो भी है जो भारत के सामान्य जन ने भारत की लोक गाथाओं में रचा बसा है। ऐसे अनेक नायक नायिकाओं को
वो स्थान नहीं दिया गया जिसके वो हकदार थे। वैसे सुहेलदेव को लेकर बीजेपी की दिलचस्पी कतई भी नई नहीं है। 2 साल पहले भी गाजीपुर में प्रधानमंत्री ने उनके नाम से डाक टिकट जारी किया था। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यूपी में बीजेपी सुहेलदेव के नाम पर यह जो कुछ कर रही है वो राजभर समुदाय को खुश करने के लिए कर रही है। वैसे ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ये मानते हैं कि राजा सुहेलदेव राजपूत समुदाय से ताल्लुक रखते थे। यही वजह है कि राजपूत समुदाय के लोगों ने सरकार की इन कोशिशों पर आपत्ति जताई है कि भाई सुहेलदेव को आप राजभर क्यों बता रहे हैं। रविवार को ट्विटर पर इसके खिलाफ बाकायदा अभियान चला। हैशटैग राजपूत विरोधी भाजपा ट्रेंड कराया गया। इस हैशटैग से करीब 54,000 ट्वीट अब तक किए गए हैं। तो राजभर समुदाय को इतिहास के सहारे साधने की बीजेपी की जो कोशिश है वो कितना रंग लाएगी 2022 में, यूपी में चुनाव होने हैं, और इस समुदाय का वोट के लिहाज से कितना प्रभाव है इस सूबे में, ये पूछा मैंने लखनऊ में आज तक रेडियो के संवाददाता कुमार अभिषेक से। देखिए, राजभर समुदाय पूर्वांचल और पूर्वी यूपी में उनका प्रभाव बेहद ज्यादा है कह सकते हैं, क्योंकि आप मऊ से लेकर बनारस तक और फिर इधर बहराइच और उसके आसपास के जितने इलाके हैं उन इलाकों में राजभरों की अच्छी तादाद है। और पिछले चुनाव में अगर देखें तो बीजेपी के जीत में बहुत बड़ा फैक्टर पिछड़ी जातियों का रहा था, और पिछड़ी जातियों की जो एका थी वो बीजेपी के जीत में काम आई। और बीजेपी ने वैसे ही छोटे छोटे गठबंधन बनाए थे जिसमें ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुहेलदेव राजभर पार्टी, सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, ये उनके गठबंधन का हिस्सा था। यानी कि इस जाति का ठोस वोट बीजेपी को मिला था। और पिछले कुछ समय से जब से ओम प्रकाश राजभर अलग हुए हैं उसके बाद से बीजेपी इस समुदाय को साधने में जुटी थी। और आज जो कार्यक्रम हुआ है बहराइच में, ये एक बड़ा कार्यक्रम है क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद इसमें शिरकत की है वर्चुअल तरीके से। तो कुल मिलाकर बीजेपी के लिए ये कहा जा सकता है कि बीजेपी उस वर्ग को साधने में जुट गई है, और इस कहीं ना कहीं उस जो पॉलिटिकल नुकसान की स्थिति हो सकती थी बीजेपी उससे बहुत फोरफ्रंट पर लड़ रही है ताकि उस नुकसान को वो कम कर सके। और जिस तरीके से राजभरों ने उसे वोट दिया था, बीजेपी की कोशिश है कि वो ओम प्रकाश राजभर के निकलने के बाद भी इस वोट को अपने साथ रख सके। अभिषेक, यूपी सरकार में मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर अब तो एनडीए के साथ नहीं है। वो तो आज के प्रोग्राम को पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं, और उनकी तो अपनी पार्टी है, सुहेलदेव के नाम पर है। तो क्या वो बीजेपी को फायदा उठाने देंगे, राजभर वोटों को बंटने देंगे? बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी को जो पिछली बारी वोट मिले थे उसमें राजभरों ने एक मुश्त वोट किया था। ओम प्रकाश राजभर भी तब साथ थे, लेकिन अब वो अलग हैं। लेकिन बीजेपी के का जो वोट बैंक है उसमें राजभर की एक अहम भूमिका रही है। जो पहले ये वोट कभी मायावती के साथ हुआ करता था, इसमें से एक बड़ा वर्ग ने कभी समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन पिछले कुछ समय से ये बीजेपी को लगातार वोट कर रहा था। और जब से ओम प्रकाश राजभर साथ आए और फिर अलग हुए तो बीजेपी को लगता था कि उसे नुकसान हो सकता है। लेकिन इस कदम के बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने भी जिस तरीके से आज कहा है कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, लेकिन निश्चित तौर पे ये एक पिछड़ी जातियों में, जो कि अति पिछड़ी जाति की श्रेणी में कहे तो आता है, और इन लोगों की डिमांड भी है कि अति पिछड़ी का इन्हें दर्जा भी मिले। ऐसे में बीजेपी बहुत हद तक डैमेज कंट्रोल कर रही है, और कहीं ना कहीं इसमें एक ऐसी राजनीति जुड़ती है जो बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति की तरफ जाती है। यानी कि 11वीं शताब्दी के इस राजा ने तब सालार मसूद गाजी से लड़ाई लड़ी थी और उन्हें रोका था, वो एक आक्रांता माने गए थे। और बीजेपी को ये राजनीति सूट कर रही है और उसे लगता है कि राजभरों को वो अपने पक्ष में ले आएगी, और यही वजह है कि इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, और सियासी रूप से बीजेपी के लिए ये फायदेमंद होगा। अच्छा अभिषेक, राजपूतों की आपत्ति है कि सुहेलदेव राजपूत राजा थे। अब ऐसे में राजपूतों को कैसे साधा जाएगा, और कहीं इस कोशिश में राजभर समुदाय भी तो नहीं छिटक जाएगा बीजेपी के हाथ से? प्रॉब्लम कम नहीं दिख रही है बीजेपी के सामने? देखिए, ये राजपूतों की जो समाज की तरफ से जो ये आ रहा है कि ये राजपूत राजा थे, अभी तक अगर आप इसका चाहे सियासी पहलू देख लें या फिर इतिहास देख लें, राजभर जो जाति है वो इन्हें अपना आदर्श, अपना राजा मानती आई है। सिर्फ राजभर ही नहीं, जो पासी समुदाय है वो भी इन्हें अपना आदर्श मानती रही है। यानी कि 11वीं शताब्दी में महाराजा सुहेलदेव जो हुए वो अभी तक पिछड़ी, अति पिछड़ी और जो दलित जातियां हैं इनके राजा के तौर पर इनकी पहचान रही है। ये अलग बात है कि अब जब से बीजेपी ने इस मामले को अपने हाथ में लेने की कोशिश की है, राजभरों को साधने की कोशिश की है, तो कहीं कहीं से ये आवाजें निकल करके आ रही हैं कि ये राजपूत थे। हालांकि पुराने जमाने में राजाओं के इतिहास में आप
आपको ज्यादातर राजा मिलते हैं जरूर राजपूत समुदाय से, लेकिन ये समुदाय हमेशा इन्हें अपना प्रतीक, हमेशा इन्हें अपना आदर्श मानता रहा है। और आज भी चाहे राजभर हो, चाहे पासी समाज हो, ये इनके राजा के तौर पर, इनके प्रतीक के तौर पर ही इनकी पहचान रही है। क्लेम करना, कोई भी जाति किसी महापुरुष को क्लेम कर सकती है, हालांकि महापुरुष की कोई जाति नहीं होती, लेकिन निश्चित तौर पर इसके सियासी मायने मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा निकाले जाएंगे और राजपूत इससे बहुत नाराज हो जाएंगे, या फिर राजपूत अगर क्लेम कर ले तो राजभर नाराज हो जाएंगे। जो इतिहास है या फिर जो इसकी सियासत है वो राजभरों से जुड़ती है, वो पिछड़ी जातियों से जुड़ती है, वो पासी समुदाय से जुड़ती है। ऐसे में क्लेम भले ही वो करें, लेकिन उसका बहुत सियासी फायदा या नुकसान मुझे नहीं दिखाई देता। ये थे आज तक रेडियो के रिपोर्टर कुमार अभिषेक। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। और अब बात पुदुचेरी की, जिसे हम पौंडीचेरी के नाम से भी जानते हैं। इसी साल वहां विधानसभा चुनाव होने हैं। फिलहाल कांग्रेस और डीएमके मिलकर वहां पर सरकार चलाते हैं, मगर ये सरकार अब जो है वो खतरे में पड़ती दिख रही है। कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। अटकलें हैं कि ये पाला बदलकर बीजेपी में जाएंगे। अब थोड़ा सा मैथ्स समझाता हूं। पुदुचेरी में है 30 विधानसभा सीटें। 2016 में जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस ने जीती थी 15, 2 जीती डीएमके ने और 1 निर्दलीय विधायक ने सपोर्ट किया था। तो ये सब मिलाकर इन्होंने सरकार बना ली थी। अब जो 15 विधायक थे कांग्रेस के, उसमें 1 तो कांग्रेस ने पहली पार्टी से निकाल दिया, और अब जो 4 हैं उनके बारे में आज हमने बता ही दिया, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो कहानी फंस गई है कांग्रेस की। अब सवाल है कि जो अब हुआ उसकी भूमिका कब से बन रही थी, ये पूछा मैंने आज तक के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट प्रमोद माधव से। ये प्रॉब्लम तो पौंडीचेरी में पिछले 5 साल से यही है, और बहुत सारा फैक्टर्स है इसमें। पहले वाला कि 5 साल पहले जब कांग्रेस ने वहां पे ये इलेक्शन को विन किया था, उस वक्त वहां का स्टार कैंपेनर था नमचिवायम। वो अभी उसके बाद नारायणस्वामी को सीएम बनाकर नमचिवायम को एक मिनिस्टर बन दिया उन्होंने। वो उस एमएलए नमचिवायम मिनिस्टर भी अभी रिजाइन कर दिया। अभी तक 4 मिनिस्टर्स 4 एमएलए रिजाइन हुआ है, और वो बोल रहे हैं कि बहुत सारा इंट्रूशन था, बहुत सारा मामला था जहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी का बहुत सारा इंट्रूशन, और ये कागज और ये डॉक्यूमेंट साइन करने पे बहुत सारा डिले कर रहे थे, ऐसे वैसे बोल रहे थे। पर इसके अंदर की बात ऐसा लगता है कि कांग्रेस वाला, स्पेशली पुदुचेरी कांग्रेस में, नारायणस्वामी टीम वाज कंट्रोलिंग एवरी अदर फैक्टर, इसीलिए अभी यहाँ का कंप्लीट चेंज हो गया वहाँ पे। अच्छा, 2021 के चुनाव में क्या खास देखने को मिलेगा यहाँ प्रमोद जी, और क्या बीजेपी उभरेगी जिसके पास अभी तो सिर्फ 3 ही सीटें हैं, वो भी नॉमिनेटेड हैं? हाँ जरूर। अभी मामला देखने पे ऐसा हो रहा है कि जैसे मैंने ऐसा बोला पहले, नमचिवायम और एक यहाँ पे पुदुचेरी पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमएलए नमचिवायम। वो उनको पहला इंटरेस्ट था सीएम टू बिकम द चीफ मिनिस्टर, वो नहीं हुआ था वहाँ पे। तो क्या हो रहा है अभी कि नमचिवायम, मल्लडी कृष्ण राव और 2 और एमएलए जॉन कुमार एंड टी तांडियन, और ये 4 एमएलए अभी रिजाइन हुए थे ना। अभी ये क्या हो रहा है कि वहाँ पे कांग्रेस का स्ट्रेंथ थोड़ा सा डिप्लीट हो रहा है, और कांग्रेस अभी डीएमके की सपोर्ट के लिए वेट कर रहे हैं। पर एक और बिहाइंड द स्क्रीन बात ये है कि डीएमके अभी पूछा वहाँ का इंस्टेड ऑफ कांग्रेस डीएमके उनका चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट को पौंडीचेरी में रखवाने का भी वो बात में हो रहा है वहाँ पे, और इसीलिए थोड़ा सा वो कंफ्यूजन जरूर चल रहा है। हाउएवर अभी इट हैज बिकम वेरी क्लियर कि नारायणस्वामी का ग्रिप पौंडीचेरी में बहुत लूज हो रहा है, और किसी और को, कोई भी जो भी एनआर कांग्रेस हो या बीजेपी को, डेफिनेटली वहाँ पे एक अपर हैंड मिल रहा है। एक ही बात ये है कि डीएमके का अभी चुनाव में कैसे वो जा रहे हैं और किस किस कैंडिडेट को वहाँ पे वो खड़ा रहे हैं, उसके बाद ही हमको पता चलेगा कि कैसे इनका रिजल्ट आएगा। अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान भी करेगी, परेशान भी करेगी, और कुछ ऐसा भी आपको पता चलेगा जो शायद पहले ना पता हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ था कि राजस्थान की जेलों में आज भी जाति के आधार पर कैदियों से काम लिया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक जो भी राज्य की जेल में आता है उसकी जाति के आधार पर पहचान की जाती है, फिर शौचालय की सफाई, जेलों की सफाई, इस तरह के काम दिए जाते हैं।
राजस्थान कारागार का एक नियम बताता हूं, यानी जेल का। ध्यान से सुनिएगा। कोई भी ब्राह्मण या पर्याप्त रूप से उच्च जाति के हिंदू कैदी कुक के रूप में नियुक्ति के पात्र हैं। लेकिन अब राजस्थान हाईकोर्ट ने इन मीडिया रिपोर्ट्स को संज्ञान में लिया, कड़ी टिप्पणी की, तो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया कि ये जो जाति के हिसाब से काम बांटने वाले नियम हैं जेल में, ये बदले जाएंगे। तो सोचिए कि कितने राज्यों में जेल के अंदर यही सब हो रहा होगा। मैंने बात की तिहाड़ में जेलर रहे और ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता से। सर, ये बताइए कि क्या कारण रहे होंगे जिससे आज भी ऐसे नियम जेलों में चलते आ रहे हैं? देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन ही किसी चीज को प्रोहिबिट करता है तो मैनुअल तो एक बहुत छोटी सी बुक होती है, तो उसमें ये वाली चीज नहीं हो सकती, नहीं होनी चाहिए। और अगर कहीं है भी तो इसको चैलेंज किया जा सकता है, और ये इसको जब चैलेंज करेंगे तो उसमें जो है ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन जो है डिक्लेयर हो जाएगा। जहां तक मेरा अपना, मैंने 35 साल जो है तिहाड़ जेल की नौकरी में बिताए हैं, तो यहाँ पे ना तो जेल मैनुअल में ऐसा कोई प्रोविजन था कि जिसमें कि जाति के आधार पे आपको काम मिलेगा, ना ही ऐसा कभी किया गया। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि हमारे यहाँ जैसे स्वीपर का जॉब होता था, हमारे यहाँ ये तिहाड़ जेल 1958 की बनी हुई है, और ये बनी थी करीब करीब 1300 प्रिजनर के लिए, और इसमें करीब करीब 5000 प्रिजनर जो है तिहाड़ में एक टाइम पे रहते थे। तो इसका सीवेज वगैरह जो है वो इसका जनरली चौक रहता था, हमेशा बंद हो जाता था, तो उसको सीवेज खोलने के लिए आपको काफी सारे स्वीपर्स वगैरह की जरूरत होती थी। तो हमारे जेल में प्रोविजन था कि जो अगर कोई बंदा सीवेज का काम कर रहा है, या कोई बंदा अगर जैसे आप टीचर का काम कर रहे हैं जेल में, कैदियों को पढ़ा रहा है, तो उसमें जो रेमिशन होती थी, 1 महीने में 7 दिन की रेमिशन होती थी, 1 महीने में स्पेशल रेमिशन होती थी। तो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि ज्यादातर ऊंची जाति के लोग होते थे। ऊंची जाति हम कह लें कि बनिया हो गए, ब्राह्मण हो गए, राजपूत हो गए, वो लोग ये वाला काम करने में बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ऐसे टीचर का है, टीचर में भी जाति वगैरह को देखा नहीं जाता था, पर टीचर की उस जॉब में तो जो है ये नीची जाति की, जिनको हम कहते हैं आजकल नीची जाति के, काफी लोग आते थे इसमें। तो कास्टिज्म तो टोटली प्रोहिबिटेड है, और जेल में कास्टिज्म होना भी नहीं चाहिए। और अगर ये कास्टिज्म अगर जेल में होता है तो ये वहाँ के डिसिप्लिन के लिए जो है काफी ज्यादा हार्मफुल है। जेल का डिसिप्लिन जो है आप मेंटेन कर ही नहीं सकते अगर आप कास्टिज्म के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये बहुत हैरानी की बात है कि अगर इनको कोई भी चैलेंज करता है कोर्ट के आगे, तो ये वाले जो नियम है ये एकदम ही जो है उसमें कोर्ट इसको जो है डिसइंटीग्रेट कर देगी किताब से। सुनील जी, आपने जो जेल में काम किया है जेलर के तौर पर काफ़ी टाइम तक, और किताब भी लिखी है, तो काफ़ी करीब से आप जेलों के अंदर जो होता रहा है उसे देखते रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि जाति के आधार पर और क्या काम जेलों में इसी तरह से हो रहे हैं? ऐसी कोई भी नहीं है। जाति के तौर पे कोई भी चीज जेल में दी नहीं जाती, क्योंकि क्या होता है कि अब खाना होता है, जो खाना बनाना होता है वो प्रिजनर बनाते हैं। तो उसमें ज्यादातर जो खाना बनाने वाले होते हैं उसमें नीची जाति के लोग होते हैं, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये लोग होते हैं। पर क्योंकि वहां इस चीज को देखा ही नहीं जाता कि कौन सी जाति के लोग हैं, तो वहां पे सब लीगल है, कोई जाति के आधार पर कुछ भी नहीं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक मॉडल जेल मैनुअल बनाया हुआ है जो कि सभी स्टेट की जेलों को जो है एक गाइडेंस का काम करता है। उसमें भी ऐसी कोई विसंगति नहीं है कि जिसमें जात बिरादरी के आधार के ऊपर जो है किसी को काम दिया जाए, या जात बिरादरी के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट किया जाए, ऐसा कहीं भी नहीं है। मेरे पास ना काम बहुत है और आंखें मेरी हमेशा ऑक्यूपाइड रहती हैं। ऑफिस में स्क्रीन देखो, ड्राइव करते हुए सड़क देखो, फिर घर आकर खाना बनाओ, पर कान मेरे फ्री रहते हैं। इन कान से भी मैं बहुत काम करती हूँ, मास्क टिकाती हूँ, चश्मा लगाती हूँ और सुनती हूँ आज तक रेडियो, क्योंकि पॉडकास्ट की बात ही अलग है। आप भी सुनकर देखो आज तक रेडियो, सुनता है सारा जहां। आपने कितने ही जीवों के अभयारण्यों को कंक्रीट की इमारतों वाले जंगलों में तब्दील कर दिया है, और इस तरह से आप हजारों जीवों को बिना हिंसा किए खा गए हैं। आपको लगता है कि आपने किसी जीव को नहीं मारा आज तक,
लेकिन भाई साहब आप अपने कृत्यों को पलट के देखें तो आप पूरी प्रकृति को मारते जा रहे हैं अनवरत। जनता एक तरह से कहो या दर्शक कह लो या ऑब्जर्वर्स कह लो, वो भी किसी चीज को अब सामान्य ढंग से नहीं देखते। हम ऐसे एक मोड़ पे हैं, सब लोगों को ये लगता है कि अगर मैं तुमसे भिन्न हूं तो फिर लोग तो अपने पिता से भिन्न होते हैं। दिशा रवि जिसको अरेस्ट कर लिया, जो कि हास्यास्पद है, एक एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया आपने टूल किट को यूज करने के। अरे मेरे घर में टेबल आई पड़ी है, मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ कि टूल किट यूज ना करनी पड़े। उसमें ना वो अभी इसी हफ्ते मैंने एक शेर मेरी नजर में आया कि कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त। और इसको कहीं से भी जोड़ लिया, कितने दिलों को तोड़ती है कमबख्त परवरी, यूं ही नहीं किसी ने इसके दिन घटाए। 3 रंगों के 3 किरदार, ताऊ, बाबा और मैं यानी सरदार। हर हफ्ते हम करते हैं बतकही, सारे जहान का ज्ञान और मजेदार गप भी। सुनिए हमारा वीकली पॉडकास्ट 3 ताल, नया हफ्ता नया बवाल। आज तक.in/रेडियो के साथ साथ स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल पॉडकास्ट और गूगल पॉडकास्ट जैसे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर। और अब आखिर में बात क्रिकेट की। चेन्नई में चौथे दिन ही भारत ने दूसरा टेस्ट अपने नाम कर लिया। पहला टेस्ट जीतने वाले इंग्लैंड की टीम पर पूरे मैच के दौरान भारतीय टीम छाई रही। 317 रनों के भारी अंतर से टीम ने मैच जीता है। पहली बार इतने बड़े फर्क से ऐसी जीत हासिल हुई है, ऐतिहासिक है। और रविचंद्र अश्विन, जिनकी बदौलत ये जीत मिली, वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। तो इस मैच के क्या टेक अवेज रहे, अब सीरीज का रुख क्या रहने वाला है और अगले मैच में इंडियन टीम किस दुविधा से 2-4 होगी, इन सब बातों पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथी कुमार केशव और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद इकबाल। तो इकबाल, पहले टेस्ट में हार के बाद कैसा लगा टीम इंडिया का पलटवार? जबरदस्त प्रदर्शन किया भारतीय टीम ने, और जिस तरीके से पहला टेस्ट मैच हम हारे थे, जरूर हम हार गए थे पहला टेस्ट मैच, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि टीम इंडिया पलटवार नहीं कर पाएगी, वापसी नहीं कर पाएगी, क्योंकि खिलाड़ियों के बॉडी लैंग्वेज से भी ये लग रहा था पहला टेस्ट मैच हारने के बावजूद भी कि ठीक है, हम एक टेस्ट मैच हार गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पलटवार नहीं कर सकते। और बहुत जबरदस्त वापसी की भारत ने। अच्छी बात ये रही कि हमने टॉस जीता। हालांकि विराट कोहली ने जरूर ये कहा कि टॉस कोई मायने नहीं रखता, चाहे हम टॉस हार भी जाते तब भी ये टेस्ट मैच हम जीतने की स्थिति में थे, क्योंकि हमारे स्पिनर्स कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आए इस पिच पर। लेकिन क्रेडिट देना होगा पूरी टीम को, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने एक टोन सेट किया पहले ही सेशन से पहले दिन, जिस तरह की अटैकिंग क्रिकेट खेली, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया एक तरह से टोन सेट कर गया इंडियन टीम के लिए। और इसके बाद फिर गेंदबाजी में तो जलवा बिखेरा हमने। वो हमारे पास बेहतरीन स्पिन गेंदबाज हैं, और इस मैच ने ये दिखा दिया है कि भारत की जो स्पिन गेंदबाजी है वो इंग्लैंड से कई गुना बेहतर है, क्योंकि सेम पिच पर इतने इफेक्टिव नहीं नजर आए इंग्लैंड के गेंदबाज, वहीं भारतीय गेंदबाजों ने जमकर परेशान किया इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। और बल्लेबाजी में भी स्पिन, जहां पर गेंद स्पिन होती है, जहां पर घूमती है गेंदें, वहां इंग्लैंड के बल्लेबाजों की तकनीक की असली परीक्षा होनी थी, और उस परीक्षा में इंग्लैंड की टीम फेल हो गई है। ये जो रूट ने भी कम से कम एडमिट किया है। अक्षर पटेल का ये पहला टेस्ट था, और पहला टेस्ट विकेट जो रूट थे, फिर दूसरी पारी में उन्होंने 5 विकेट चटकाए। रिप्लेसमेंट के तौर पर लाए गए थे रविंद्र जडेजा की जगह, और उनकी कमी भी नहीं खलने दी। तो पहले सिराज, सुंदर, शार्दुल और अब अक्षर, इंडिया के न्यू कमर्स भी मैच विनर साबित हो रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है भारतीय टीम के लिए। और ऑस्ट्रेलिया दौरे ने ये दिखा दिया था कि भारत के पास बेंच स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है, और लगातार इस चीज को हम प्रूव करते जा रहे हैं। अक्षर पटेल अगर फिट होते तो पहला टेस्ट मैच भी वो फॉर श्योर खेलते, लेकिन क्योंकि वो फिट नहीं थे, जिसकी वजह से शहबाज नदीम को खिलाना पड़ गया था। लेकिन वाकई डेब्यू टेस्ट मैच में एक ड्रीम डेब्यू इसको कह सकते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ अब उनका नाम जुड़ गया है। वो भारत की तरफ से 6ठे स्पिन गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने की डेब्यू टेस्ट मैच में 5 विकेट हासिल किया है। और हालांकि पिच से काफी मदद थी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। डेब्यू में जरूर उन्होंने पाइपर ले लिया है, लेकिन अभी चुनौतियां और भी हैं आगे, क्योंकि जहां कंडीशन थोड़ी टेस्टिंग होंगी वहां पर अक्षर पटेल की जो है अग्नि परीक्षा होगी, और कॉन्फिडेंस जरूर इससे बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस जरूर हाई होगा। और वक्त के साथ जिस तरह से जडेजा को हमने देखा है कि आज जो रविंद्र जडेजा नजर आते हैं, वो रविंद्र जडेजा एक दिन के प्रोडक्ट नहीं है, उनको बहुत लंबे समय तक महेंद्र सिंह धोनी ने बैक किया। और मुझे लगता है कि अगर जडेजा का एक रिप्लेसमेंट तैयार करना है या उस जैसा एक खिलाड़ी तैयार करना है आपको, तो अक्षर पटेल वो मटेरियल हैं जिनको कि बैक किया जा सकता है कप्तान और मैनेजमेंट के द्वारा।
अच्छा इकबाल, बल्लेबाज ऋषभ पंत की तारीफ तो ऑस्ट्रेलिया दौरे से ही हो रही है, लेकिन विकेट कीपर पंत को अब तक पसंद नहीं किया जाता रहा है। मुझे याद है जब धोनी ने संन्यास लिया था और शुरू में इनको जगह मिली थी टीम में, तो कई जगह इनकी हुटिंग भी हुई थी और कैच भी छूटते ही रहते थे इनसे। लेकिन इस मैच में उन्होंने उड़ उड़ के कैच पकड़े हैं और एक बढ़िया स्टंपिंग भी की है, और विकेट के पीछे से उनकी कमेंट्री तो ऑलरेडी हिट है। क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग की है उन्होंने, और इसकी तारीफ भी हो रही है। मैनेजमेंट भी इससे खुश नजर आ रहा है कि इम्प्रूवमेंट है एज ए विकेट कीपर भी वो। बिल्कुल आपने सही जिक्र किया कि ओली पोप का जो कैच उन्होंने अपनी बाईं तरफ झपट्टा मारते हुए पकड़ा था सिराज की गेंद पर, वो कमाल का कैच था। और स्टंपिंग भी कई हमने देखे जो कि गिरते पड़ते पहुंचने की कोशिश करते हुए उन्होंने आखिरकार स्टंपिंग को मुकम्मल किया, पूरा किया। तो वाकई इंप्रूव तो कर रहे हैं, और अगर ये अपनी विकेट कीपिंग के ऊपर काम कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विकेट कीपर भारत को मिल रहा है या मिलने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की बैटिंग उस ऑर्डर पे आकर के बैटिंग करते हैं वो, जहां पर गिलक्रिस्ट खेलते थे एक जमाने में और आनंद फानन में वो रन बनाते थे ऑस्ट्रेलिया के लिए, वही सेम चीज मुझे लगता है कि भारत का सौभाग्य है कि एक ऐसा विकेट कीपर मिला है जो उस अंदाज में बैटिंग कर सकता है। बस हाँ, विकेट कीपर ऋषभ पंत को मेहनत करने की जरूरत है, और इस घूमती हुई पिच पर जहां पर आसान नहीं था, अतिरिक्त उछाल भी थी, यहाँ इतना आसान नहीं था विकेट कीपिंग करना, लेकिन इस पिच पर उन्होंने प्रूव किया है कि हाँ, आप धीरे धीरे इंप्रूवमेंट का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका है। अच्छा लगा देख करके। अच्छा, इस टेस्ट में अंपायरिंग भी चर्चा में रही, यहाँ तक कि एक आध बार टीवी अंपायर से भी गलतियां हुई। तो कोविड के कारण जो लोकल अंपायर्स रखे जा रहे हैं, तो क्या लगता है आईसीसी को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए इसका स्टैंडर्ड सही करने के लिए या बढ़ाने के लिए? हालांकि ओवरऑल अगर इस सीरीज में अब तक जो 2 टेस्ट मैचेस हुए हैं, इंडियन अंपायर्स ने अंपायरिंग की है। मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल देखेंगे तो भारतीय अंपायर्स ने इतनी बुरी अंपायरिंग नहीं की है। हाँ, कुछ अनुभवहीनता शायद इसको कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, थोड़ी बहुत इक्का दुक्का मौकों पर जरूर देखने को मिली है। लेकिन जहां तक आपका दूसरा सवाल है कि क्या आईसीसी को इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि वो इंटरनेशनल जो एलीट पैनल के अंपायर्स हैं, न्यूट्रल अंपायर्स, उनको क्यों नहीं बुलाया जाएगा? बिल्कुल मैं इस बात का पक्षधर हूं कि जब खिलाड़ी क्वारंटीन हो सकते हैं, खिलाड़ी बायो बबल में रह सकते हैं, तो फिर अंपायर्स क्यों नहीं? धनराशि की तो कहीं कोई कमी नहीं है, तो न जाने क्यों आईसीसी ने इस पर काम नहीं किया। बिल्कुल अंपायर्स को भी बायो बबल का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, और जो इंटरनेशनल एलीट पैनल के न्यूट्रल अंपायर्स हैं, एटलीस्ट जरूर उन्हें टेस्ट मैचेस में ऑफिशिएट करना चाहिए। अगला टेस्ट अहमदाबाद में है, डे नाइट टेस्ट है, और भारतीय टीम का चयन भी होना है इसके लिए। सेम टीम तो नहीं ही खेलेगी क्योंकि बुमराह तो डेफिनेटली आएंगे ही, तो उनके लिए रास्ता कौन बनाएंगे और क्या चेंजेस इसके अलावा देखते हैं आप? देखिए, जो टीम चेन्नई में दूसरे टेस्ट मैच में खेली, पिंक बॉल टेस्ट मैच में शायद एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर के साथ भारत की टीम जाना चाहेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि डे नाइट टेस्ट मैच है, वहां पर 2 स्पिनर और 3 पेसर्स के साथ भारतीय टीम जाना चाहेगी। और आज जिस तरीके से खेल शुरू होने से पहले प्रैक्टिस कर रहे थे पिंक बॉल के साथ जसप्रीत बुमराह, तो उससे साफ तौर पर एक इशारा तो मिल ही रहा था कि वो पिंक बॉल टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो बुमराह के लिए स्पेस बनाएंगे मुझे लगता है सिराज। क्यों? क्योंकि बातें ऐसी भी चल रही हैं कि मोहम्मद शमी फिट हो गए हैं या फिट हो रहे हैं, और लाइकली बहुत चांसेस है कि वो तीसरे टेस्ट मैच के लिए अवेलेबल होंगे। तो अगर शमी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल है, उनका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर चांसेस ये हैं कि शमी भी खेलेंगे। तो ईशांत, शमी और बुमराह, ये 3 पेसर्स आपके होंगे, और 2 स्पिनर्स के रूप में अश्विन और अक्षर पटेल खेलेंगे। हो सकता है कुलदीप यादव और सिराज को बाहर बैठना पड़े। एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को भी किसी तरीके से हो सकता है कि 11 के अंदर शामिल किया जाए। अगर वो गेंदबाजी करने के लिए अवेलेबल हैं तो जरूर इस पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि पिंक बॉल टेस्ट मैच में, डे नाइट टेस्ट मैच में अमूमन जो है फास्ट बॉलर्स का दबदबा रहता है। लेकिन देखना होगा कि अहमदाबाद में किस तरह की पिच बनाई जा रही है या बनाई गई है इस पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए। बहुत कुछ निर्भर करेगा पिच के मिजाज के ऊपर। अब वक्त है दिन भर में एक बार फिर से प्रतीक वाघमारे से हेडलाइन सुनने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में नए कृषि कानूनों के जरिए होने वाले लाभ के अलावा यूपी में योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया।
मध्य प्रदेश के सीधी में आज एक बड़ा बस हादसा हुआ जिसमें अभी तक कुल 38 लोगों की मौत हो चुकी है। सीधी से सतना जा रही बस सुबह के वक्त नहर में गिर गई जिसमें करीब 50 लोग सवार थे। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड के तहत मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। पुडुचेरी में 4 कांग्रेसी विधायक ए जॉन कुमार, मल्लदी कृष्ण राव, नमीचिवम और थिपिनदान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार संकट में आ गई है। इन विधायकों के इस्तीफे के साथ ही सदन में कांग्रेस सदस्यों की संख्या 10 हो गई है। ईडी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और 21 अन्य के खिलाफ पंचकुला भूमि घोटाले मामले में आरोप पत्र दायर किया है। आरोप पत्र में 4 रिटायर्ड आईएएस अधिकारी शामिल है। आरोप है कि 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिचितों को करीब 30 करोड़ रुपए में 14 इंडस्ट्रियल प्लॉट्स को गलत तरीके से आवंटित किया गया था। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके जस्टिस एम रामा जोइस का 88 साल की उम्र में आज निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे। जोइस के निधन पर पीएम मोदी ने संवेदना प्रकट की है। जोइस बिहार, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं। अफगानिस्तान की एक मस्जिद में धमाका होने से 30 तालिबानी लड़ाकों की मौत हो गई है। अफगान नेशनल आर्मी ने अपने बयान में कहा है कि मारे गए लोगों में 6 विदेशी भी थे। ये हादसा 13 फरवरी की सुबह हुआ जिस वक्त मस्जिद में तालिबानी लड़ाकों को बम और आईईडी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। और चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच को भारतीय टीम ने 317 रनों से जीत लिया। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए। इसके अलावा आर अश्विन ने 3 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट झटके। इसी मोड़ पर खत्म करते हैं आज का दिन भर। कल सुबह लेकर आऊंगा न्यूज मॉर्निंग पॉडकास्ट आज का दिन, उसे भी जरूर सुनिएगा। और आज के शो को प्रोड्यूस किया है अमन गुप्ता ने। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। म्यूजिक जो आप बीच बीच में सुनते रहे और अभी भी सुन रहे हैं वो संभालते हैं हमारे साथी कपिल देव सिंह। हम सभी को इजाजत दीजिए और आप सुनते रहिए आज तक रेडियो।